नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। अपने राज्य में गर्मी में सब्जियों की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन यदि किसान ड्रिप और मल्चिंग द्वारा सब्जियों की खेती करते हैं तो न केवल खरपतवारों की समस्या से बच सकते हैं बल्कि कम पानी में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किस प्रकार से उपयोगी है ड्रिप और मल्चिंग से सब्जियों की खेती, आइए जानते हैं नरेश कुमार सैनी से। वाटर लेवल काफी दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है, तो पानी की कमी को देखते हुए आने वाले समय में जो है ड्रिप का एरिया काफी यहाँ पे बढ़ रहा है। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की कमी के चलते फसलों में सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग किया जा रहा है। ड्रिप से कम पानी में समय पर तो सब्जियों में सिंचाई कर ही सकते हैं, इसके साथ ही ड्रिप के द्वारा सिंचाई के साथ घुलनशील पोषक तत्वों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ उपज की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। इसके अलावा ड्रिप के द्वारा सिंचाई करने के और बहुत से फायदे हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा जो है एक ट्यूबवेल से करीबन 2.5 हेक्टेयर में वो खेती कर पा रहा है किसान, और एक साल में 3 सीजन की क्रॉप वो ले पा रहा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा सबसे बड़ा फायदा तो क्या है, एक तो पानी की 70% तक बचत होती है। दूसरा जो है, जो भी इनको किसानों को खाद वगैरह कुछ भी देना है तो वो बेसल डोज में डायरेक्ट वेंचुरी द्वारा उसको दे सकता है, तो खाद की भी कम मात्रा में उसको देना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो है, यदि ऑफ सीजन में भी किसान कोई खेती करना चाहता है तो मल्चिंग और लोटनल्स लगा के वो खेती कर सकता है, तो ऑफ सीजन में वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। बात करें अपन सबसे पहले मल्चिंग की, तो मल्चिंग का भी काफ़ी अच्छा रोल है इसमें। जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा अपन सिंचाई करते हैं तो उसमें अपन 1 मीटर 1.25 मीटर की जो मल्चिंग लगाते हैं उसमें काफ़ी बेनिफिट इसमें मिलता है। तो मल्चिंग के 3 फायदे हैं किसान को। एक तो क्या है, ये टेम्परेचर मेंटेन रखता है भूमि का। दूसरा जो है, इसमें खरपतवार नहीं उगते हैं, तो खरपतवारों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। मल्चिंग लगाने के इन लाभों के अलावा फसलों में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है, खेत में लंबे समय तक नमी संरक्षित रहती है और फसलों की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे फसलों की पैदावार अधिक मिलती है। ड्रिप और मल्चिंग के इन सभी लाभों को देखते हुए जो किसान अपनी सब्जी वाली फसलों में इनको लगाना चाहते हैं, वो कृषि विभाग द्वारा इस पर अनुदान भी दे है, तो इस अनुदान का लाभ उठाते हुए आप अपनी फसलों में लगवा सकते हैं। पशुपालन में सबसे ज्यादा खर्च पशुओं के आहार में ही होता है। अगर पशुपालक स्वयं अपने स्तर पर पशु आहार बनाएं तो काफी हद तक आहार पर आने वाली लागत को कम कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से बनाएं संतुलित आहार, चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार सिंह से। किसान भाइयों को नमस्कार एवं जोहार। आज हम चर्चा करेंगे हम उन किसान भाइयों के लिए जो कि दुधारू पशुपालन में लगे हुए हैं, जो कि जिनका मुख्य व्यवसाय दूध से आता है। हम जब डेयरी सेक्टर की या दुधारू पशुपालन की जब बात करते हैं तो उस सेक्टर का सबसे मुख्य जो खर्च होता है वो होता है आहार प्रबंधन में। आहार प्रबंधन में करीब 60% तक की पूंजी आहार में ही चल जाती है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे कम लागत में पशुपालक भाई अपने ही घर पर पशुओं को उचित आहार बना के, दाना मिश्रण बना के दे सकते हैं। जिसमें कि आज हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर वो पशुपालक भाई क्या होता है, घर पर पशुपालन कर रहे हैं, जब पशु रखे हुए हैं तो उनमें ध्यान देना है कि वो पशु के आहार प्रबंधन में मुख्यतः 3 चीज़ों पर निर्भर करना पड़ता है। पहला हरा चारा, दूसरा सूखा चारा और तीसरा दाना मिश्रण। हरा चारा अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पशुपालक भाइयों के लिए। अब वो बहुत ज़रूरी भी है कि पशुपालक भाई अपने पशुओं को हरा चारा अवश्य दें। और उसके अलावा होता है सूखा चारा। इसके अलावा दुधारू पशुओं के पशु आहार में सूखे एवं हरे चारे का भी समावेश करें। गाय और भैंस के लिए प्रतिदिन चारा की मात्रा हरा चारा 10 से 12 किलोग्राम एवं सूखा चारा 7 से 8 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति पशु को खिलाएं, जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। जो पुआल हो गई, जो पुआल का मुख्यतः पुआल का ही उपयोग किया जाता है, तो पुआल को कभी भी 5 से 7 किलो से ज़्यादा कभी भी नहीं जाना है, ये हमेशा ध्यान रखें। उसके अलावा बात होता है
हरा चारा तो जितना हो सके 25 से 30 किलो तक वो दे सकते हैं। और हरा चारा अगर उपलब्ध है तो उनको दाना मिश्रण भी नहीं देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर उनका दूध उत्पादन 2-3 किलो से कम है तो सिर्फ हरा चारा से भी काम चल सकता है पशुपालक भाइयों का। पर अगर हरा चारा है सूखा चारा, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा लागत जाता है खाना का आहार प्रबंधन करने में पशुपालक भाइयों को, वो है दाना मिश्रण। अब आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि दाना मिश्रण घर पर कैसे बनाएं। मुख्यतः जो मुख्य उसके अवयव है दाना मिश्रण बनाने के लिए वो है अनाज, उसके साथ उसके सह उत्पाद है, फिर खल्ली है और फिर मिनरल है। पहले प्रथम मिश्रण की बात करें तो उसमें हम अनाज दर्रा 45% लेते हैं। उसके बाद जो उसके साथ हम गेहूं का चोकर है या चावल का कुंडा है या चावल राइस ब्रान है उसको 36% तक ले सकते हैं। और उसके अलावा जो खल्ली है, खल्ली में मुख्यतः जो हम लोग के यहाँ तिल की खल्ली है, सोयाबीन की खल्ली है, ये 8% हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सर का उपयोग कर सकते हैं। मिनरल मिक्सर 2% मिनरल मिक्सर, और उसके अलावा साधारण नमक 1% मिलाकर दाना मिश्रण बना सकते हैं। इसके अलावा है कि दाना मिश्रण खिलाए कितना, तो दाना मिश्रण खिलाने के लिए कि जो गाय उत्पादन में नहीं है, जो दूध नहीं दे रही, जो कि ड्राई गाय है, जो सूखी गाय है, उन्हें 1.5 किलो के आसपास का दाना मिश्रण देना चाहिए। और उसके अलावा अगर भैंस है तो 2 किलो का दाना मिश्रण। इसके अलावा किसान अपने पशुओं को जीवन निर्वाह करने के लिए अतिरिक्त आहार दिया जाता है। अगर गाय या भैंस दूध नहीं दे रहे हैं तो उसको जीवन यापन करने के लिए 1 किलोग्राम आहार देना उपयुक्त रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी गाय दूध दे रही है तो 3 लीटर दूध देने वाली गाय को आप 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए, और भैंस 2.5 लीटर दूध दे रही है तो उसको भी 1 किलोग्राम आहार देना उचित रहता है। और गाय या भैंस गाभिन है तो उसको अतिरिक्त दाना देना चाहिए। अब बात होती है कि जब बाछा बाछी को किस तरह से आहार प्रबंधन करना चाहिए। जन्म के 1 से 3 दिन का जो समय होता है उस समय सिर्फ दूध देना चाहिए। दूध का जो का रिक्वायरमेंट होता है वो करीब जो हमारे यहाँ जो गाय है उसके लिए, उसके बाछा बाछी के लिए 2.5 किलो के आसपास। फिर 4 से 14 दिन के बाछा बाछियों के लिए कम से कम 3 किलो दूध देना चाहिए। फिर 15 से 30 दिन के जब हो जाए बाछा बछियाँ तब उसे 3 किलो के आसपास दूध देना चाहिए। और जब दूसरे महीने में चल जाए, पहले महीना को पार करके दूसरे महीने में जाए, दूसरे महीने में जाए, तब वो 2.5 किलो के आसपास दूध दे सकते हैं। उसके साथ साथ काफ स्टार्टर भी शुरू कर सकते हैं 1 महीने के बाद से। और फिर काफ स्टार्टर 500 ग्राम काफ स्टार्टर दे सकते हैं। उसके साथ साथ हरा चारा भी दे सकते हैं 2 किलो 2.5 किलो के आसपास। और जब तीसरे महीने में आए तो हम दूध को रोक सकते हैं। दूध को रोक कर काफ स्टार्टर पूरी तरह से देना चाहिए, करीब 1 किलो के आसपास काफ स्टार्टर और 5 किलो के आसपास करीब हरा चारा। तो इस प्रकार से वो अपने, अगर ये दाना मिश्रण को हमारे पशुपालक भाई पूरा करेंगे अपने पशुओं के लिए, तो हमारे जितने भी पशु अवश्य स्वस्थ रहेंगे, उनका प्रजनन सुधार भी रहेगा, किसी प्रकार के प्रजनन विकार भी ना आएगी, और उन दुधारू पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे कि हमारे पशुपालक भाइयों को अत्यधिक आमदनी की प्राप्ति हो सकती है। और तो इसलिए हम आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाई हमारे द्वारा बताए गए सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने पशुओं को संतुलित आहार देंगे। कम खर्च में अपने घर पर बना के ही संतुलित आहार अपने पशुओं को हमारे पशुपालक भाई दे सकते हैं। प्रदेश में गेहूं और जौ की फसल बालियों की अवस्था पर है। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण फसल पर कुछ रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव फसल की पैदावार पर पड़ता है। तो गेहूं और जौ की फसल में बालियों की अवस्था पर कौन कौन से रोग लगते हैं और इनके नियंत्रण के लिए क्या उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं इरफान खान से। भाइयों, अभी गेहूं और जौ जो कि अपने फ्रूटिंग स्टेज पे है, या बालियां बोलें तो बालियां बनना शुरू हो गई है, तो इस अवस्था में जो प्रमुख बीमारी आती है गेहूं और जौ में वो है लूस मट की। लूस मट जो डिजीज है या बीमारी है वो बीज जनित बीमारी है। किसान भाइयों, गेहूं और जौ की फसल में इस समय लूज स्मट रोग दिखाई दे रहा है। इस रोग का नियंत्रण किसान भाई तभी कर पाएंगे जब इसकी सही पहचान जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लूज स्मट रोग की पहचान के लक्षण के बारे में, जो इस प्रकार से है। अगर आपने बीजोपचार नहीं किया है उससे अगर आपके खेत में
ये बीमारी का प्रकोप हो रखा है। जैसे बाली बनेगी तो बाली काली बनना, जो भी बालियां बनेगी वो काली हो जाती है। किसान भाई जैसे कि ये देख रहे हैं जौ की फसल में ये जो अन्य जो बालियां हैं वो स्वस्थ है, और ये जो बाली है इसमें लूसमट की वजह से जो बाली खराब हो गई है, और इसमें जो फंगस है उसके बीजाणु है, उन्होंने बीज है उसको रिप्लेस कर दिया है। तो जैसे ही आपको जौ के खेत में, गेहूं के खेत में ऐसे काले जो बालियां दिखाई दे तो उनको तोड़ के आप पॉलीथीन में या लिफाफों में इकट्ठा करके एक स्थान पे जला दें, जिससे आपकी अगले आने वाली जो फसल है वो स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी, इलाज से बेहतर बचाव होता है, जो फसल उत्पादन में भी लागू होता है। तो जौ और गेहूं की फसल को लूज स्मट रोग से बचाने के लिए किसान भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं, वह इस प्रकार से है। तो इनके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप जो रसायन या कोई भी दवाई छिड़कोगे तो उससे कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो इसके लिए किसान जो बालियां हैं वो काली पड़ गई है उनको हाथों से इकट्ठा करें, पॉलीथीन या लिफाफों में बंद करके उनको जला दें। उससे किसान भाइयों को क्या फायदा होगा कि अगले साल जब आप इन्हीं बीजों को वापस इस्तेमाल करोगे तो इसमें जो बीज जनित जो बीमारी है आपकी, वो जो आपके स्वस्थ बीज हैं उसमें नहीं मिलेगी, तो अगली आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी। और इससे ये भी फायदा है कि आसपास की जो आपकी स्वस्थ फसल है वो इस बीमारी से बच जाएगी। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला दे। बीजों को कार्बोक्सिन 75 WP 1.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP 1.0 ग्राम या टेब्यूकोनाजोल 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें। तो जब भी किसान भाई अपनी गेहूं और जौ की बुआई करे तो बीजोपचार आवश्यक करें। बीजोपचार किसान भाई है वो वीटावेक्स से करें, और वीटावेक्स की जो डोज है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से जो वीटावेक्स है उससे बीजों को उपचारित करें। किसान भाइयों, गेहूं और जौ की फसल में इस समय कबर स्मट रोग दिखाई दे रहा है। इस रोग का नियंत्रण किसान भाई तभी कर पाएंगे जब इसकी सही पहचान जानेंगे। पहले जानते हैं कबर स्मट रोग की पहचान के लक्षण के बारे में, जो इस प्रकार से है। ध्वजकंठ या फ्लैग स्मट या कबर स्मट, ये रोग एक कवक से होता है। इस रोग के कारण संक्रमित पौधों की पत्तियां अधिक लंबी मुड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि बाद में कवक बीजाणुओं के बनने से काली होकर टूट जाती है। ऐसे पौधों में बालियां नहीं बनती है, जिससे उपज कम हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी गेहूं और जौ की बात करें तो कवर स्मट है। कवर स्मट में क्या होता है, ये जो काले काला जो कवर होता है वो आपके जो गेहूं या जौ के जो दाने होंगे उसको आवृत कर लेगा। किसान भाई, ये जो बीमारी है इसको ये भी जैसे बीजों उपचार से आप इसको नियंत्रित पा सकते हो, और कवर स्मट के लिए जो स्प्रे है वीटावेक्स का स्प्रे करके भी ये जो बीमारी है इसका नियंत्रण पाया जा सकता है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक व्यवसाय बन रहा है और इससे किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो जो लोग इस व्यवसाय को अपनाते हैं वे अधिक शहद प्राप्ति के लिए अपने मॉन बॉक्सों का किस प्रकार से ध्यान रखें, जिस पर जरूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रामाश्रित सिंह। कि मधुमक्खी परिवार को जो हम लेते हैं वो परिवार में आपको देखना है कि रानी नई है और गर्भित है। गर्भित रानी की ये पहचान है कि वो एक घर में एक ही अंडा देगी या उसका टीप जो है उदर भाग का फूला हुआ रहेगा। नई रानी है, इसकी पहचान ये है कि उसका उदर भाग गोल्डन कलर का होगा, सोना के रंग का होगा। जब मधुमक्खी परिवार को ले जाते हैं उसके पहले उस स्थान का चुनाव कर लीजिए कि कहाँ रखें। उसे यही देखना है कि मधुमक्खी के बक्से का निकास द्वार पूरब या दक्षिण की तरफ होना चाहिए, और मधुमक्खी बक्सा जब वहाँ अपने पहुँचा दिए तो थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा के बाद ही उसका गेट खोलें ताकि मधुमक्खियाँ अस्थिर हो जाएं। उसके बाद आपको देखना है कि शुरू में तो मधुमक्खियों को पता नहीं है कि किधर उसका भोजन स्रोत है, तो 2 दिन 4 दिन तक उसको चीनी की चाशनी कृत्रिम ढंग से बनाकर 1 किलो पानी और 1 किलो चीनी को
थोड़ा गर्म करके ठंडा करने के बाद प्लास्टिक के गिलास में खरपतवार देकर अंधेरा होने के बाद देना चाहिए। गर्मी के मौसम में कौन कौन फूल है आपको जानकारी लेना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि सूरजमुखी भी मिलता है, उस समय मूंग का भी मिलता है, जामुन का, जमुनी का भी मिलता है, करंज का भी मधु लेते हैं। हम लोगों ने पाया है कि मधुमक्खी के बक्सा को स्थानांतरण करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसमें भोजन एकत्र करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कम से कम साल में लंबा या छोटा स्थानांतरण जरूरी है। अगर भी कोई भी रोग लगा हुआ है तो उसका नियंत्रण कीजिए। और नहीं तो एक होता है डमी बोर्ड होता है, डमी बोर्ड लगा देने से भी मधुमक्खियों का उत्साह बढ़ता है और घर को गर्म और ठंडा करने में, तापक्रम बनाए रखने में सहायक होता है। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मिक एसिड दवा, हमारे यहाँ एक ही समस्या है, माइट की समस्या है। माइट की समस्या में से निपटने के लिए ज़रूरी है कि तलपट को 15 दिन पर सफाई करते रहें। और दूसरी बात यह है कि फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। 5 ml फॉर्मिक एसिड 15 दिन के अंतराल पर देने से माइट का रोकथाम हो जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर सफल मधुपालक बनना चाहते हैं तो 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। पहला कि 2 कमज़ोर परिवार के बजाय एक मजबूत अच्छा। कमज़ोर परिवार होने पर उसमें रोग ज़्यादा लगता है, दुश्मन उसको तंग करते हैं, तो उसको मिलाकर मजबूत बनाकर रखना चाहिए। आज जब बसंत काल आए, बढ़िया समय आए, तो ठीक है, उसका बंटवारा करके बक्से को बढ़ा देना चाहिए। दूसरा इसका ये है कि यथासंभव आप प्रयास कीजिए कि ऐसा न हो कि कोई परिवार बहुत मजबूत हो और कोई बहुत कमज़ोर हो। तो इसके लिए बहुत कमज़ोर और बहुत मजबूत के बीच में गैप रखने के लिए है कि ब्रूड वाला जो छत्ता है, सप्ताह में एक बार एक बक्से से निकाल कर कमज़ोर बक्सा में दें, तो प्रौढ़ मक्खियों की संख्या बढ़ने लगती है कमज़ोर में, तो मजबूत और कमज़ोर में गैप कम रहता है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव भबुनी, जिला गोपालगंज के रजत कुमार ने। आपने शकरकंद की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। शकरकंद जो कि एक बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही अच्छा पैदावार देने वाली फसल है, इसके खेत का चुनाव करने के लिए जो है शकरकंद जो है बलुई दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर थोड़ी भारी मिट्टी है तो भी आप इसमें इसकी खेती कर सकते हैं। खेत जो है हमारा थोड़ा ऊपरी खेत होना चाहिए तथा उसमें जो है पानी का जमाव कहीं ना हो, इसलिए उसको खेत को तैयार करने के लिए पहली बार हम उसको बहुत गहरी जुताई करते हैं, जिससे कि उसका मिट्टी जो है वो थोड़ी भुरभुरी और मुलायम हो जाए। इसके पश्चात हम लोग उसको जो है कल्टीवेटर लगाते हुए पाटा देते हैं, जिससे समतल हो जाए और उसमें हम लोग अपने शकरकंद के लत्तर का बुआई कर सकते हैं। शकरकंद की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाई जाती है और जहां 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहां इसको आसानी से उगाया जा सकता है। शकरकंद के लत्तरों में जो हमारे यहाँ प्रभेद विकसित किए गए हैं, इसमें 5 प्रभेद प्रमुख हैं, जिसका पहला है शकरकंद राजेंद्र शकरकंद 5, फिर राजेंद्र शकरकंद 35, इसके पश्चात राजेंद्र शकरकंद 47 और राजेंद्र शकरकंद 92, जो कि हाल में ही विकसित प्रभेद हैं। इनका उपयोग करके जो है किसान अच्छी आय ले सकते हैं। राजेंद्र शकरकंद 47 जो है ये लगभग 120 दिन में तैयार होती है तथा इसकी उपज क्षमता लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर है। हमें 1 हेक्टेयर खेती के लिए 84,000 लताओं के टुकड़ों या कटिंग की आवश्यकता होती है।
एक कटिंग की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा एक साथ 2 से 3 कटिंग खेत में लगानी चाहिए। कटिंग लता के मध्य और ऊपरी भाग से लेनी चाहिए। इसको लेने के पश्चात हमें ये ध्यान देना होगा कि इसमें किस तरह से हम लोग फर्टिलाइजर डालें। तो इसमें शकरकंद की खेती के लिए 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस तथा 60 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लोग इसके पूर्ति यूरिया, DAP और MOP खाद का प्रयोग करते हुए इसको हम लोग मात्रा को हम लोग डाल सकते हैं। पोषक प्रबंधन के तहत नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा शुरू में लता लगाते समय ही जड़ों में देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा 15 दिन में, दूसरा हिस्सा 45 दिन टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरॉन 25, 15 और 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने पर कंद फटने की समस्या नहीं आती है। वो एक समान व आकार के कंद लगते हैं। तो लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट आवश्यकता अनुसार खेत में हम लोग प्रयोग करते हैं। ये भी अंतिम जुताई के समय ही हम लोग जो है उसमें डाल के तब हम लोग खेत को समतल करेंगे और उसके बाद ही हम लोग लत्तरों को लगाते हैं। लिए अगर हम लोग शकरकंद के लत्तर के ऊपरी भाग को लगभग 10 से 15 मिनट रोपाई से पहले जो है क्लोरपाइरिफॉस के जो 20 EC दवा है, क्लोरपाइरिफॉस 20 EC का लगभग 0.02% घोल यानी कि 2 ml दवा 1 लीटर में मिला के हम लोग उसमें 10 से 15 मिनट तक अगर लत्तर को उपचारित करने के बाद लगाते हैं तो हमें लगभग दीमक और ये आपका वीविल कीटिस दोनों से छुटकारा मिल सकता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।